राक्षस के दांत से ना पता चलता है कि राक्षस है। तो राक्षस दांत से, दत्त से याद रखेंगे। विशाख दत्त, उसके दांत में विष रहता है, याद रहेगा ना। विशाख दत्त, विष वाला दत्त किसका? तो मुद्रा राक्षस का। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं, ऐसे याद करने के लिए बताए हैं। और दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हैरात, मकरान, ये सब जो है दहेज के रूप में किसको मिल जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी कि ये मगध का, बिहार का एक बिहारी दहेज में क्या ले लिया? पूरा का पूरा पाकिस्तान ले लिया। चलिए सुनिए, शुरू है ना। तो आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में, जो कि मगध के उत्कर्ष में इसका योगदान जो है सबसे ज़्यादा रहता है। और कहा जाए कि मगध के कोई सुदृढ़ राजवंश था तो मौर्य वंश था ही। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हुआ क्या कि नंद वंश की समाप्त हुआ। नंद वंश के अंतिम शासक थे कौन? घनानंद। तक्षशिला के प्रधानाध्यापक थे, प्रधानाचार्य थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। चाणक्य के जो है घनानंद अपमानित करता है, अपने राज दरबार में बुला करके उसको क्या करता है? अपमानित करता है। इस आवेश में आकर ये कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य से एक लंबी कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करता है? मित्रता करता है। अच्छा, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य भी नंद वंश की सेना में रह चुका था, अच्छा सेना नायक भी था। तो वहां पे चाल चला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को वहां पर ही समाप्त कर दिया जाए। किसी तरह से जान बचा करके चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भागता है। अब दोनों की मुलाकात होती है, किसकी? कौटिल्य की, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य की मुलाकात होती है। और दोनों निर्णय लेता है कि अब जो है नंद वंश को समाप्त किया जाए। तो कौटिल्य जो था, उनकी कूटनीति से चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व में मगध में जो नंद वंश था और नंद वंश के अंतिम शासक हुए घनानंद को पराजित करके जो है मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारत का ऐतिहासिक शासक माना जाता है। उन्हें भारत का प्रथम मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि जो है यूनानियों से क्या किया था? ये मुक्ति दिलाया था, यूनानियों से मुक्ति दिलाया था, इसीलिए इसे भारत का प्रथम मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्रधानमंत्री वही चाणक्य या फिर कौटिल्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, तो चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। यूनानी इतिहासकार सेंड्रोकोट्स, ये प्रश्न आता है ज़्यादा कि सेंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो सेंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रेबो जस्टिन, ध्यान रखेंगे, स्ट्रेबो, उसके बाद जस्टिन, एरियन के रूप में पहचान किया। यानी कि सेंड्रोकोट्स क्या कहता है चंद्रगुप्त को? चंद्रगुप्त का नाम क्या दिया सेंड्रोकोट्स? स्ट्रेबो नाम दिया, जस्टिन नाम दिया, एरियन नाम दिया। और उसी तरह से एक और इतिहासकार है एंड्रोकोट्स। एक है सेंड्रोकोट्स, दूसरा है एंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स क्या कहता है? एपियन। एंड्रोकोट्स कहता है एपियन। किसकी पहचान कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को एपियन कहा। इसके अलावा प्लूटार्क कहा, एपियन और प्लूटार्क कहता है के रूप में पहचान किया। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, यानी कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। याद कैसे रखेंगे सर? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के दांत से ना पता चलता है कि राक्षस है। तो राक्षस दांत से, दत्त से याद रखेंगे। विशाख दत्त, उसके दांत में विष रहता है, याद रहेगा ना। विशाख दत्त, विष वाला दत्त किसका? तो मुद्रा राक्षस का। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं, ऐसे याद करने के लिए बताए हैं। तो इसमें क्या हुआ? विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक लिखा, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल और कुलहीन, निम्न कुल का, ब्रिसल या निम्न कुल का, उसको कुलहीन कहा गया, निम्न कुल का कहा गया। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। विलियम जोन्स क्या कहता है? सेंड्रोकोट्स कहता है।
यूनानी इतिहासकार जस्टिस ने के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना की सहायता से संपूर्ण भारत को विजित किया, यानी कि पूरे भारत को क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये क्या किया, मगध में बाकी राज्यों को भी, बाकी रियासतों को भी जोड़ने का काम किया। अपना राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा किसी के शासनकाल में हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक एक था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जब आता है तो उसके साथ क्या होता है, एक युद्ध होता है। किसके किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के साथ। इसमें क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, वो पराजित हो जाता है, सेल्यूकस निकेटर का पराजय हो जाता है और अंत में दोनों के बीच एक संधि होती है। और संधि में क्या होता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, किसकी पुत्री का नाम याद रखिएगा, हेलेना, नाम हेलेना आता है, कहीं कहीं पे कार्नेलिया, ठीक है। तो हेलेना या फिर कार्नेलिया का क्या करता है, विवाह करा देता है और दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हैरात, मकरान, ये सब जो है दहेज के रूप में किसको मिल जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी कि ये मगध का, बिहार का एक बिहारी दहेज में क्या ले लिया, पूरा का पूरा पाकिस्तान ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया दहेज। क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से हो जाता है और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। ध्यान रखेंगे, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ किसके साथ हुआ, कार्नेलिया के साथ हुआ। तो दहेज के रूप में, किनको दहेज के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये सब जो है दहेज के रूप में मिलता है। ये सब पाकिस्तान का इलाका है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। उपहार में जो है सेल्यूकस को 500 हाथी देते हैं। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज के दरबार में ट्रांसलेटर के लिए भेजा। भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम राजदूत, यही राजदूत के भेजा था, ये कौन, सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन था, मेगास्थनीज था ना। ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और वहां पे इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है। तो आपसे पूछ दे कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। पूछे कि अच्छा ये पढ़ना भी आप लोगों की पूछता क्या है प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के स्रोत कौन कौन से हैं, स्रोत के बारे में पूछे तो एक आपका स्रोत ये भी बनता है कि मेगास्थनीज का जो पुस्तक था ये किसके बारे में जानकारी देता है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है सर। 312 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है। 300 बीसी में, 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में, किसके काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही होता है। और द्वितीय जैन संगीति जो है ये बल भी गुजरात में होता है। उस समय शासक रहते हैं क्षमाश्रवण, आई थिंक देख लीजिएगा इसको। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य, गवर्नर है याद रखेंगे, पुष्यगुप्त वैश्य को आदेशित कर सिंचाई हेतु सूरदर्शन झील का निर्माण करवाया। आपसे पूछ दे कि सूरदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया। किसके कहने पर, किसको आदेश दिया इसके लिए, तो इसके लिए गवर्नर था सौराष्ट्र का पुष्यगुप्त वैश्य, उसको कहा और वो जो है सूरदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक है, झ है पुरान का झ। 298 बीसी में, 298 बीसी में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु, जैनों के मुनि थे भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला, याद रखेंगे, पूछता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये अपना अंतिम समय कहाँ बिताते हैं, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम समय बिताते हैं। वहाँ पे चले गए और
संलेखना पद्धति, एक पद्धति होती थी उस समय की संलेखना पद्धति, जिसमें उपवास रह के जो है अपना प्राण त्यागा जाता था। उपवास रह के जो है अपना शरीर त्याग देते हैं। उस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पहाड़ी रखा जाता है, चंद्रगिरी रखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी था। दिगंबर संप्रदाय जैन के दो संप्रदाय था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये किनके उपासक थे, किनके अनुयायी थे? तो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे, इतना ध्यान रखेंगे। अब 298 बीसी में चंद्रगुप्त का निपटारा हो जाता है। अब कौन आता है, शासक कौन बनता है? इसका पुत्र बिंबिसार की बिंदुसार, नाम कंफ्यूज होता है यहाँ पर, बिंदुसार। बिंबिसार तो शुरू में था क्या, अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार, ठीक है, जो आगे 298 ईसा पूर्व से शासन करने लगता है।